आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक भी करें, वीडियो शेयर करें और क्यूआर स्कैन करके हमें सपोर्ट अवश्य करें। साथ में आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम अब किंडल एडिशन में भी उपलब्ध है और पेपर बैक में भी डिस्काउंट चल रहा है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आजकल जो चर्चा चल रही है और वो ये चल रही है, जैसा कि आपको मैंने सुबह भी बताया था कि 370 का टारगेट जो है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है। और उसमें मेरे कैलकुलेशन में 6-7 सीटें कम रह गई थी, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में उस समय 25 सीटें ली थी, लेकिन अब पता चला है कि अमित शाह ने पूरी रात मीटिंग की है, पूरी रात मीटिंग की है। और राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी की सभा में कमलनाथ और उनके छिंदवाड़ा के 7 एमएलए नहीं पहुंचे हैं। अब आप इनसे निष्कर्ष निकाल लीजिए कि भाई ये 2024 का चुनाव किधर जा रहा है। साथ में एक और बड़ा डेवलपमेंट है और वो ये है कि अमित शाह ने कह दिया है कि भैया देखो 2034 तक कोई भी स्थान खाली नहीं है। 2034 तक कोई स्थान खाली नहीं है। 2029 में तो वापस मोदी जी ही आने वाले हैं और मुझे भी लग रहा है कि ये जो अमित शाह जो कह रहे हैं 2029 में मोदी जी आने वाले हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से इस निर्ममता के साथ सभी विरोधियों का एक प्रकार से राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने में लगे। राजनीतिक अस्तित्व, वे ममता दीदी की तरह उनको समाप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको जो है वो भौतिक रूप से नहीं समाप्त कर रहे हैं, उनकी हत्याएं नहीं हो रही हैं, उनके साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उनके घर नहीं जलाए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है, उनके घर बार लूटे नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप बात करेंगे, चाहे आप लालू यादव के राज की बात कर लें, चाहे आप मुलायम सिंह यादव के राज की बात कर लें, तो उस समय जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी को समाप्त करने की बात होती थी तो उसको भौतिक रूप से फिजिकली समाप्त करने की बात होती थी ना। यहाँ पर एक दूसरा दूसरा रूप देखा जा रहा है। अब आपसे इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो राहुल बाबा की बात कर लें हम। राहुल बाबा का तो आपको पता ही है कि वे पूरी तरह से रामद्रोही हो चुके हैं। वैसे वो जाकर शिवजी के मंदिरों में अवश्य प्रार्थना करते हैं और शिवजी और भगवान राम में भेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ही है, क्योंकि वे आते ही उस विचारधारा से हैं, यानी कि भाई उनकी माता तो क्रिश्चियंस हैं और उन्होंने सारे के सारे जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं वो उनमें कूट-कूट के भरी हुई हैं। और उसके अनुसार तो आपको पता है कि लॉजिक जो है वो येस एंड नो में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, कोई तीसरा होता नहीं है। तो इसलिए शिव जी और राम जी में भी उनको भेद करना है। ये अलग बात है कि भाई रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा क्या कह गए, ये उनको संभवतः पता नहीं है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भई कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही और शिवद्रोही मम दास, ते नरक करहिं कल्प भर, घोर नरक महु वास। तो ये जो एक कृत्रिम जो विभाजन हमारे मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो करते हैं, उनका काम ही मोहब्बत की दुकान नाम उन्होंने इसीलिए रखा है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान नाम के पीछे जो उनके नफ़रती जो अंदाज़ हैं और जो उनके नफ़रती एजेंडा है वो छिप जाए। क्योंकि काम वो हर एक वही करते हैं जिससे कि नफ़रत आपस में फैले। यहाँ तक कि वो भगवान राम और भगवान शिव के भक्तों में भी नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। स्थान-स्थान पर आप उनके जो वचन हैं वो सुन लें। उन्होंने जाकर मध्य प्रदेश जैसे स्थान में जाकर ये कहा कि भई हमारा जो युवा है वो दिन भर मोबाइल पर लगा रहता है, फिर जय श्री राम कहता है और उसके बाद भूखों मरता है। और उसके बाद जाके फिर उसके जाके और महाकाल के दर्शन भी करते हैं और महाकाल के दर्शन भी इस प्रकार से करते हैं, जहाँ पे जब वो बैठते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो? ये भगवान के सामने दर्शन करने क्या है? तुमको सलीका नहीं पता, तुमको ये भी नहीं पता भगवान के सामने बैठा कैसे जाता है?
तो उसके उत्तर में मैंने ये कहा था कि भई देखिए, आप समझते नहीं हैं राजीव गांधी को। राजीव गांधी जो है वो प्रभु के दर्शन करने नहीं आते हैं, वो प्रभु को दर्शन देने जाते हैं, ये समझिए। लेकिन कमलनाथ ने उनकी हवा निकाल दी। क्या हुआ? आपको पता है जब आरंभ हुए थे सबसे पहले ग्वालियर में घुसे थे, तो उस समय कमलनाथ भी मंच पर थे, लेकिन कमलनाथ ने ना उनकी तरफ देखा, ना राहुल गांधी ने कमलनाथ की तरफ देखा। कमलनाथ गए, अपनी औपचारिकता, उनका एक पढ़ा हुआ भाषण था, वो पढ़ के चले आए। अब कमलनाथ ने और नकुल नाथ ने, उनके बेटे ने, और छिंदवाड़ा के जो सातों एमएलए हैं, उन्होंने सबने राहुल गांधी की सभा का कल कर दिया बहिष्कार। कल, बल्कि हम कहेंगे वो कल से ही बहिष्कार वो चल रहा था। आज वह स्पष्ट हो गया, क्योंकि आज मध्य प्रदेश से उनकी यात्रा जा रही है, वापस राजस्थान में घुस रही है, बांसवाड़ा जिले में, जो बिल्कुल सुदूर दक्षिण का जिला है राजस्थान का, उसको टच करेगी और उसके बाद गुजरात में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो भाई कमलनाथ का विद्रोह जो है, जिसको लोग कह रहे थे कि कमलनाथ कुछ नहीं करेंगे, तो कमलनाथ ने अपना विद्रोह जो है वो स्पष्ट कर दिया। अब यह नहीं पता है कि नकुलनाथ को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो नकुलनाथ इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और अगर नकुलनाथ को टिकट नहीं भी मिला तो वो छिंदवाड़ा की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जानी लगभग तय हो गई। तो अब 29-0 जो कुछ आपके सर्वे बता रहे हैं, वो भी संभव हो गया। नहीं तो पहले जो था ये था कि छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जीत ही ले जाएंगे। उन्होंने आखिरकार छिंदवाड़ा जिले की सातों के सातों सीटें जीती थी। तो ये एक डेवलपमेंट हो गया। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र का समझौता फाइनल कर दिया गया। अमित शाह ने उसको जो है बिल्कुल पक्का कर दिया, और उन्होंने 30 सीटें दे दी हैं भारतीय जनता पार्टी को। अंदर की खबर है ये। 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 12 सीटें शिवसेना को। शिवसेना मतलब नाम तो उसका शिवसेना है, लेकिन वो द वाली शिवसेना नहीं है। जो शिवसेना नाम है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला है। तो वो शिवसेना, उसको 12 सीटें, और बाकी बची जो 6 सीटें हैं वो मिलेंगी एनसीपी, यानी कि अजीत पवार वाली पार्टी को। तो 30-12-6, इसका मतलब 30 सीटों पर लड़ेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सेना महाराष्ट्र में। और पिछली बार 25 पे लड़ी थी, 24 पे जीती थी, और इस बार 30 पे लड़ी है, तो कम से कम 28 पे तो अवश्य जीतेगी। तो जो हमने 363 तक पहुंचाई थी, उसमें 3 और जोड़ दीजिए, हो गई 366। तो एक बात मैं और बताना भूल गया था कि पिछली बार जो सीटें कम हुई थी, 303 में कुछ ऐसी सीटें थी जो जीती नहीं गई थी। एक तो साउथ गोवा की सीट नहीं जीती गई थी, एक दमन दीव की सीट नहीं जीती गई थी, एक अंडमान निकोबार की सीट नहीं जीती गई थी। तो ये तीनों सीटें इस बार जीती जाने की पूरी संभावना है। तो ये तीनों सीटें यदि जीती जाएंगी तो 369 पे पहुंच जाएगी। भाई 370 पे तो फिर भी नहीं पहुंच रही, लेकिन 369 पे पहुंच रही है। तो पूरा का पूरा जो जमावड़ा है इंडिया अलायंस का, वो अब लगभग ध्वस्त हो चुका है। और कहीं पर भी कोई भी, जिसको हम कहते हैं कि नॉट अ सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी कैन बी सीन। केवल जो सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी है ऐसे स्थानों पे दिख रही है जहां उनकी कोई भी प्रासंगिकता नहीं है, जहां पर उनके पास कोई भी असर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये भी तय हो गया है, जैसा बताया जा रहा है, अंदरूनी सोर्सेस से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड से, और प्रियंका जो है वो रायबरेली से लड़ेंगी। तो ये भी स्टेज सेट हो गई। प्रियंका यदि रायबरेली से लड़ेंगी तो आप निश्चित रूप से जानिए कि साहब के उनको हराने के लिए इस बार उसी तरह से पूरा दमखम लगाया जाएगा, जैसा पिछली बार राहुल गांधी को हराने के लिए स्मृति ईरानी के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। अब रायबरेली के लिए भी लगाया जाएगा। अमेठी के लिए तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी अपने आप में पर्याप्त है, और जब वो वायनाड से साथ में लड़ेंगे, अगर अमेठी में अकेले लड़े राहुल गांधी और वहां पर कुछ कोई सेंटिमेंटल बात करे, तब तो राहुल गांधी का कुछ हो सकता है अमेठी में। वैसे राहुल गांधी का अमेठी में कुछ भी नहीं होने वाला, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए भाई हम तो ये मान रहे हैं कि
जो 2024 के चुनाव हैं, वो 2024 के चुनाव अब 2029 के चुनावों की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन चुनावों में पूरा एजेंडा इस प्रकार सेट हो जाएगा कि जो स्थान जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष वजूद नहीं था, वह भी वहाँ स्थापित हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई स्थान 2029 के लिए राहुल गांधी के लिए तो भले नहीं मिलेगा। पता नहीं राहुल गांधी भी 2029 में भी कांग्रेस के नेता रहेंगे क्या? प्रियंका गांधी को ही कर दे तो हो सकता है लोगों में कुछ थोड़ा बहुत उत्साह आ जाए, कुछ थोड़ा बहुत स्फुरण हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत जिसको जुम्बिश बोलते हैं ना उर्दू में। हाँ भाई, गंगा जमनी तहज़ीब की भाषा में जिसको जुम्बिश बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ स्फुरण बोलते हैं। तो वो थोड़ा बहुत हो जाए तो उससे भी कुछ अंतर पड़ जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि किसी प्रकार का अंतर पड़ने वाला है। अब तो भई कश्मीर में भी पहुँच गए, देखिए। मोदी जी कश्मीर में भी पहुँच गए और कश्मीर में भी जहाँ मोदी जी की जो है कई लोगों में विशेषकर वो तबके जिन्होंने कभी किसी प्रकार का विकास देखा नहीं था, उनमें मोदी-मोदी होने लगा। यद्यपि मैं मानता हूँ कि अभी भी वहाँ बहुत कुछ करना बाकी है और जिस प्रकार से होना चाहिए था, जिस प्रकार से जो हमारे जो जिहादी तत्व हैं, उनको अलग किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ और पुराने जो जिहादी इत्यादि थे, उनसे समझौता करके काम आगे चला रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जो भी है, वो वहाँ के लोकल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति है। लोग देखते हैं ना कि पीओके में क्या हो रहा है। अब बहुत अच्छा रेफ़रेंस पॉइंट आ गया है। यहाँ तो मेमू चल रही है संगलदान तक। जब बर्फ़बारी होती थी पहले और जम्मू कश्मीर चोक हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था, अब वो नहीं है। अगर बर्फ़बारी हो गई, रास्ते बंद हो गए, ट्रेन से चले जाओ। ट्रेन से संगलदान पहुँच जाओ और वहाँ से आपको बसेज़ मिल जाएँगी, जम्मू चले जाइए। कितना आसान हो गया। तो अब जो पूरी तैयारी हो रही है भाई, अब वो 2029 के लिए हो रही है। 2024 तो ऐसा लगता है कि डन डील हो गया। क्या सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं कृपया टिप्पणी में अवश्य हमें बताएँ अपनी टिप्पणियों में और जाने से पहले लाइक बटन अवश्य दबा दें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।